So in this session, we will discuss about depreciation and the methods to calculate depreciation and sinking fund. इसके बाद फिर हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन रेंट फिक्सेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ है जो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग लास्ट सेशन में जहाँ पे ख़त्म किया था हमने कि डेप्रिसिएशन क्या था और ऑब्सोलेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में किसी को आइडिया है जो लास्ट सेशन में देखे होंगे? इसको बताइए इसके बारे में, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेशंस के बारे में। डेप्रिसिएशन सर किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू जब लो हो जाता है, मतलब गिर जाता है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। नहीं, इसको देखिए, ये क्या है, मतलब हर साल एक परसेंटेज एक तरह से मानिए फिक्स है किसी प्रॉपर्टी के लिए। क्या है जो लॉस है, जैसे मानिए आप यूज करते हैं, आपने नया मोबाइल खरीदा है, उसको साल दर साल जो यूज करते हैं तो साल दर साल क्या होगा, उसका वैल्यू घटेगा। मतलब मानिए उसको आपको बेचना होगा तो जितने में आप खरीदें उतने बेच थोड़ा ना पाइएगा। क्यों नहीं बेच पाइएगा? क्योंकि उसका लाइफ है ना, यूज कर रहे हैं आप, तो यूज लाइफ के कारण उसका क्या होगा, डेप्रिसिएशन आ रहा है, वियर टीयर के कारण डेप्रिसिएशन आ रहा है ना। तो वो चीज़ है कि थोड़ा बहुत कभी कभी गिर जाता है, कभी थोड़ा इधर फूट गया, कहीं हो गया, ये हो गया। तो इसी तरह से जो है वैल्यू है आपके प्रॉपर्टी का, जैसे कोई मोबाइल ही ले रहे हैं तो उसका लाइफ घटते चला जाता है। फिर बाद में देखते हैं कि 20,000 का मोबाइल जो है फिर 4,000 5,000 में बिकता है जब बेचना चाहते हैं आप। तो क्या लग रहा है ये चीज़? यस सर। तो इसका मीनिंग ये है कि हर साल जो है उसमें लॉस हो रहा है आपको, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज लाइफ, ओके, वियर टीयर एंड डिके। Okay, the value of the building will be gradually reduced due to its use life, wear, tear, etc. And certain percentage, okay, certain percentage of total cost may be allowed as depreciation to find its present value. मतलब अगर हमारा इनिशियली x वैल्यू था तो हो सकता है एक साल बाद जो है उसका डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो फिर वो कुछ बदल जाएगा, तो x डैश हो गया। ये तो x डैश आप देखिएगा कि जैसे घट जाएगा तो ये आपको लो वैल्यू हो गया। ठीक है, तो जो घटा इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज घट रहा है, तो देखिएगा एक साल में यहाँ पे मानिए सर्टेन p परसेंटेज घटा है, तो फिर नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो वहाँ भी p% और घटेगा। ओके, और हमारा वैल्यू चेंज होके फिर x डबल डैश हो गया, मतलब फिर चेंज हो जाएगा और x डबल डैश और कम जाएगा। तो जैसे जैसे लाइफ इसका यूज लाइफ ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू धीरे 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 ख़त्म होते जाएगा। ठीक है, क्या ये तो आप समझते होंगे? किसी ने अगर मोबाइल खरीदा होगा, बेचा होगा, अगर पुराना हो गया बेच दिया तो आपने देखा होगा इस चीज़ को कि आपको वहाँ पे लॉस होता है। तो वो लॉस किसके कारण हो रहा है? तो डेप्रिसिएशन के कारण हो रहा है। ठीक है, समझ में आया चीज़? तो डेप्रिसिएशन का एक्चुअली ये क्या है कि परसेंटेज कैलकुलेशन का मेथड्स बहुत सारे हैं, बेसिकली 4 मेथड्स हैं। तो उसको आपको देखना है कि कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू घट रहा है, तो वो परसेंटेज आपको जनरली निकालना होता है। और ये हर चीज़ में मैं बताऊं आपको रहता है कि डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज रहता है जो हर साल आपको घटते रहेगा। अगर सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखना है तो जैसे देखिए, आप जो बाइक वाइक चलाते होंगे, जो इंश्योरेंस कराते होंगे, तो ज़रा देखिएगा गौर से कैसे उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होकर कम होते जाता है वैल्यू, है ना? देखा है किसी ने? ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे आता है, ऑब्सोलेशंस की बात करें, ये क्या चीज़ है? तो ये भी एक तरह से लॉस है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बट इसका रीजन क्या है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए, ठीक है, आउट ऑफ स्टाइल हो जाए, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है ओल्ड हो जाए, समझे, डिजाइन जो है बहुत पुराना हो जाए, तो इस तरह का जो लॉस होता है प्रॉपर्टी से उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलेशंस। ठीक है, thus through the property is physically sound, the value of the property reduced due to change in fashion, new inventions, improvements in design techniques, etc. ठीक है, समझ में आया चीज? यस सर। तो दोनों जो है, दोनों दो तरह का लॉस है। ठीक है, तो एक जो है आपको डेप्रिसिएशन क्या है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है कि अगर आपका प्रॉपर्टी साउंड है, सही है,
ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आया है। तो जो प्रॉपर्टी में मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाने के कारण उसका वैल्यू गिर गया, आउट ऑफ फैशन हो जाने के कारण उसका कोई डिमांड नहीं रहा, कोई उसको देख नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ स्टाइल हो गया, उसका डिजाइन पुराना हो गया, तो उसको लोग नहीं देख रहा है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे बहुत सारा, जैसे मोबाइल की दुनिया ही देख लीजिए अभी तो, क्या जैसे कि अगर बोलेंगे आपका पुराना घर होगा गांव घर में, देखिए जैसे पहले मिट्टी पे लोग जोड़ते थे, है ना, मिट्टी का ये करके बनाते थे, तो अब वो सब घर ओल्ड फैशन हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। मानिए वो घर सही भी है लेकिन उसका वैल्यू ख़त्म हो गया है, तो वो सब क्या हुआ, वही हो गया, आपको ऑब्सोलेसेंस बोलेंगे उसको। तो और भी चीज़ें हैं, क्योंकि और एग्जांपल बन सकते हैं इस तरह के। अगर बेसिकली इसमें डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ देखिए आपको डिफरेंस दिखेगा डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेसेंस का। पहला है दिस इज द फिजिकल लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज लाइफ, वियर, टीयर एंड डिके। ठीक है, यूज लाइफ, वियर, टीयर और डिके। तो वियर, टीयर और डिके से क्या मतलब है, जैसे होता है ना कोई बिल्डिंग है तो साल दर साल क्या होता है, उसका पेंट वगैरह उखड़ गया, कहीं प्लास्टर उखड़ गया होता है, तो उसको वियर टीयर में हम लोग बोलते हैं। यूज लाइफ मतलब क्या, धीरे 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 पुराना होने लगता है ना। तो ये सब आपको क्या है, वियर और टीयर जो है उसे वही चीज़ें हैं। यूज लाइफ मतलब आप उसको यूज कर रहे हैं तो। और अगर हम इसकी बात करें, ऑब्सोलेसेंस की बात करें, दिस इज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन फैशन, स्टाइल, न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा। क्लियर है चीज? Yes, sir. Okay. Second is depreciation is the function of age of the property. More is the life, more will be depreciation. समझे? मतलब एक परसेंटेज P परसेंटेज जो है हर साल घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि P% हर साल घटते जाएगा तो एक एज के बाद जो है प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन जो है ज़्यादा होगा, मतलब लाइफ के साथ जितना डेप्रिसिएशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो लाइफ है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है डायरेक्टली लाइफ पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा लाइफ होगा उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, एक और इधर देख लीजिए आप, अगर इसी में ऑब्सोलेसेंस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में बी सडन। तो इसमें सडन आपका रिडक्शन इन वैल्यू हो जाएगा, ये एज पे डिपेंड नहीं कर रहा, एज का कोई फंक्शन नहीं है कि ज़्यादा एज होगा तो ज़्यादा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एट अ टाइम मान लीजिए कोई नया इन्वेंशन हो गया और जो हमारा बिल्डिंग्स बनने का तरीका, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका अलग हो गया, तो उसके बाद जो ओल्ड फैशन जो भी स्ट्रक्चर था वो आउट ऑफ डेट हो गया, उसका वैल्यू खत्म हो गया, तो ये सडन हो सकता है। थर्ड देखिए, डेप्रिसिएशन में बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज को, पी को मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना % होगा, लेकिन ऑब्सोलेसेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है। समझ में आया चीज? Yes. अब एक और टर्म आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड दैट इज सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड क्या है एक्चुअली? तो सिंकिंग फंड जो है आपका, जैसे आप समझिए, जैसे आप सेविंग अकाउंट समझते हैं बैंक वगैरह में, समझते हैं? यस सर। सेविंग अकाउंट सबका होगा, सब लोग अपना सेविंग अकाउंट होगा बैंक में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग जो सेविंग अकाउंट रखते हैं उसका जो पर्पस है कोई फिक्स नहीं रहता है ना। सेविंग अकाउंट आपने खुलाया है और उसमें क्या है आपका सेविंग का, सिर्फ सेविंग है, मतलब किसी तरह का उसमें आप खर्च इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी तरह का पर्पस आप उसमें कर सकते हैं, मतलब उससे निकाल के हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा, हम क्या करेंगे, बहुत सारा वेरियस पर्पस को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जो सिंकिंग फंड आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का क्या हो गया, इसको हम लोग कब करते हैं, तो ये एक तरह से सेविंग ही हो गया, बट इसका पर्पस क्या होता है कि सपोज आपने कोई बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन कराया, तो उसमें लगेगा कॉस्ट, ठीक है, आपने लोन लिया, ये लिया, वो लिया, तो उसको रीपे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रॉस आपका अकाउंट, ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है, पर मंथ जो ग्रॉस आपको अमाउंट जो है आपका, उसमें से आप क्या कीजिएगा, 1% को, ठीक है, एक सर्टेन % को आप
एज अ सिंकिंग फंड में इंस्टॉलमेंट के तौर पे उसको जमा करते जाइएगा, ठीक है, ताकि उसका सिंकिंग फंड जो है एट लास्ट जो है आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर सर्टेन ईयर्स, ठीक है, उसके बाद आपका सिंकिंग फंड क्रिएट हो जाए। तो ऐसा फंड क्रिएट हो जाए जिससे क्या हो सकता है, इसका बेसिकली अगर बिल्डिंग से बात करें तो पर्पस क्या है कि हम उसको रिपे ऑफ डेप्ट, लोन जो आपने लोन लिया है उसको आप भर पाएंगे, ठीक है। एक तो सिंकिंग फंड का वो हो गया कि आपने डेब्ट जो कर्ज है जो आपका लोन है उसको रिपे कर पाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि एक फंड को हम लोग क्रिएट करते जाएंगे पर मंथ। उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, अगर मानिए स्ट्रक्चर को और इम्प्रूवमेंट करना तो वो हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इस तरह के पर्पज़ के लिए हम लोग जो फंड को सेव करते हैं, ठीक है, जो एक फंड सेव करते हैं वो आपका सिंकिंग फंड है। तो ये काफ़ी लोग करते हैं, हम लोग जो शुरू से एक पर्पज़ के लिए आप कोई भी फंड को सेव कर रहे हैं वो सिंकिंग फंड बोला जा रहा है उसको, ठीक है। आपने स्कूल कॉलेज या हर समय जब भी आप देखते हो कोई फंक्शन कराना होता है, मान लीजिए कुछ इस तरह का चीज़ बनाया कि आपने साल भर सेव किया और उसको फिर आपने किसी एक पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस तरह का भी लोग करते हैं। होता है ना कि आपने मान लीजिए अपने मन में बिठा लिया नहीं हमको एक लैपटॉप लेना है, ठीक है, और आपको घर से पैसा मिलता है, आपने क्या किया कि जो पैसा आपको मिल रहा है उसमें से मतलब कुछ छोटा अमाउंट को आपने क्या किया, हर महीना सेव करते चले गए। सेव करते 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 साल 2 साल बाद आपको जो आपका पर्पज़ था कि हमको लैपटॉप लेना है, आप उस पैसे से लैपटॉप ले पाएंगे क्योंकि उतना पैसा जमा हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए आप 1000 रुपया हर महीना, जैसे आपको मान लीजिए पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, उसमें आपने 1000 रुपया हर महीना सोचा कि नहीं हम एक सिंकिंग फंड बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लैपटॉप खरीद पाएंगे। तो 1-1 हज़ार आपने सेव किया, तो इसी तरह से आपने 2 साल सेव किया, ठीक है, तो आपके पास जो पैसा आ गया उससे आपने एक लैपटॉप ले लिया या जो भी, ठीक है, जो आपका पर्पस था, एक छोटा पर्पस आपने क्रिएट किया था। तो उसी तरह का ये फंड है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का EMI सेट कर लेते हैं, जो इंस्टॉलमेंट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंकिंग फंड के लिए। और इसका यूज हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं, जो प्रॉपर्टी का डेप्ट है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिपे करने के लिए, ठीक है, या रिपेयर मेंटेनेंस जो पर्पस है उसको सेट करते हैं, तो वो इस फंड से होता है, ठीक है। प्लस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं रहता है तो आपको फिर जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है पहले से, आपने सिंकिंग फंड नहीं कर रखा है, तो ये आपके लिए रिस्क है, ठीक है। आपका क्रेडिट स्कोर जो है इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिंकिंग फंड है नहीं है कि नहीं, सेविंग फंड है कि नहीं, तो उस तरह का चीज़ है। तो ये बेसिकली डिफरेंट सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये जो है आप एक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। अगर बिल्डिंग केस की बात करें, बिल्डिंग प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम लोग उसका लोन को रिपे करने के लिए करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए करेंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे, या कोई स्ट्रक्चर और फर्दर उसको एक्सटेंड करने के लिए करेंगे। तो ये है आपका सिंकिंग फंड। सो अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ एन अमाउंट विच हैज़ टू बी केप्ट असाइड एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मंथली आपने सपोज मंथली आप क्या कर रहे हैं उसमें जमा कर रहे हैं, तो ये हो गया आउट ऑफ द ग्रॉस इनकम, जो आपको ग्रॉस इनकम हो रहा है हर महीने, उसमें से आपने क्या किया, सर्टेन अमाउंट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सर्टेन अमाउंट को निकाल के आप उसको रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सो दैट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग द फंड शुड एक्यूमुलेट टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। जब लोन की बात करेंगे तो ये केस होगा कि जो हमारा कॉस्ट लगा है आपको प्रॉपर्टी बनाने में उतना आपको हो जाए ताकि आप रिपे कर पाइएगा, ठीक है, और उसका और भी जो पर्पस आप फिक्स करते हैं वो कर पाइएगा। तो इसका पर्पस वेरी करता है। सिंकिंग फंड में क्या है, जो आपका पर्पस रहेगा वो अलग अलग वेरी करेगा, क्योंकि ये हर चीज़ में लगता है, हर चीज़ में यूज होता है, ना ही ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, ये हर तरह के फील्ड में यूज होता है, हर तरह का बिजनेस हो, ये हो, हर चीज़ में आपको सिंकिंग फंड का झलक दिखेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो और इसको जाके सर्च कीजिए, ठीक है, आपको मिलेगा। सर रिटायरमेंट जो होता है उसमें भी तो मिलता है, रिटायरमेंट में उसी तरह का ना? हाँ, रिटायरमेंट भी जैसे कि हाँ, जैसे अब मान लीजिए जैसे हम लोग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखते हैं, या जो भी कोई भी एम्प्लॉय को ले लीजिए आप, लेबर को ले लीजिए, सबका EPF, तो ये वो, तो ये सब फंड क्या है, ठीक है, ये सब फंड किस लिए है, तो ये सब का पर्पस ये है कि लास्ट में उसको मिले पैसा ऐसे, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट की उसको यूजफुल हो, मतलब उसका पर्पस क्या रहेगा फिर कि उसके लाइफ में जो आगे नीड होगा मनी का वो फुलफिल हो, तो वो चीज़ है। तो पर्पस एक फिक्स आप कर लेते हैं तो वही फंड जो है सिंकिंग फंड में आ जाता है।
ठीक है। तो इसका एक तरह का इंश्योरेंस हुआ सर, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो एक चीज़, इंश्योरेंस क्या बोल सकते हैं, वो तो एक अलग चीज़ होता है। इंश्योरेंस क्या हो गया, उसको वो आपको सेविंग फंड नहीं, उसमें तो आपको प्रीमियम देना है, आपको कवर कर रहा है वो, ठीक है। एक सम ऑफ मनी जो है कवर कर रहा है, आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो अपना आपको कवर हमेशा मिले। इंश्योरेंस वगैरह क्या चीज़ है, तो जैसे हाँ कुछ कुछ चीज़ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें पॉलिसी वगैरह में, उसमें आपको रिपे मिलता है। कुछ कुछ ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें कुछ नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ें भी हैं। LIC सर। हाँ LIC है, ठीक है। तो ये जो जो फंड की बात करें, इस तरह का बहुत सारा फंड सेविंग स्कीम्स हैं, प्रेजेंट है। बट सिंकिंग फंड का बात जब कहेंगे तो हम लोग एक पर्पस को फिक्स करके जब फंड को एक्युमुलेट करते हैं तो उसको सिंकिंग फंड बोलेंगे सिंपली, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको इसका इंस्टॉलमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला यहाँ दिया होगा आपको, एस इज द अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस एज डेप्रिशिएशन, एक्चुअली यहाँ डेप्रिशिएशन होगा। ये देखिए आई हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट सिंकिंग फंड, आई इज इक्वल टू एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड। अगर एनुअली आपको सिंकिंग फंड में पैसा जमा करना है तो एनुअल इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उस तरह का चीज़ है, ठीक है। इस पे आपको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आगे देखेंगे। चलिए अब आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। So there are 4 methods, okay, from which we can calculate depreciation. तो पहला आपको मेथड दिख रहा होगा, वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा वो टाइम के साथ कैसे घट रहा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। कहने का मतलब एक परसेंटेज जो है उसका फिक्स कर दीजिए और हर बार उतना परसेंट आप घटाते जाइए, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड वो हो गया। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में क्या है, देखिए इसमें कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ये हो गया, आपको कांस्टेंट परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और जो उसको घटाते जाएंगे देखेंगे इसमें क्या है। उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड है, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे मेथड है। तो इन चारों को अभी देखेंगे, इस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल इस पे आएगा। तो कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं कोई कि नहीं? यस सर। है, यस सर। चलिए तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हम लोग एनुअली जो है एक लॉस इन द वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का निकालते हैं, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमें जनरली निकालना चाहिए, निकाला जाता है, आप देखेंगे। इन दिस मेथड इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रॉपर्टी लॉसेस इट्स वैल्यू बाय द सेम अमाउंट एवरी ईयर, मतलब जितना अमाउंट एक साल में कर रहा है उतना अमाउंट फिर अगले साल में, फिर अगले साल में, फिर अगले साल में, इस तरह से। A fixed amount of the original cost is deducted every year so that at the end of the utility period only scrap value is left. Scrap value आप समझ रहे हैं क्या होता है, क्या होता है scrap value, कौन बताएंगे? सर जितना दाम सर उसको ब्रोकन करके बेचते हैं सर, जब डेमोलिशन किया जाता है सर। एट लास्ट जब आप उसको ब्रेक करके जब उसको बेच देते हैं स्क्रैप के माध्यम, जैसे बेच देते हैं कवारी वाले को, ले जाओ भाई, ठीक है, आपको 150 200 मिलता है, या जो लोहे का दाम रहता है मिलता है, बस हो गया, है ना। किसी भी मतलब प्रॉपर्टी की बात कर, कोई आपने घर में अगर यूजफुल देखा होगा कि कुछ कुछ आपने बेचा होगा कवारी में, तो देखा होगा, तो वो क्या है, जो वैल्यू रहता है, जो प्लास्टिक का वैल्यू है, लोहे का वैल्यू है, उस रेट में चला जाता है। जैसे बिल्डिंग की बात करेंगे तो जो टूट गया तो फिर क्या हो गया, वो सब रबिश हो गया, उसको क्या करेगा, उठाएगा लोग, कहीं डंप करना है, कहीं मिट्टी भरने के काम आ जाए, कहीं ये आ जाएगा, तो उसका क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो एक स्मॉल अमाउंट पे, एक सर्टेन वैल्यू पे आप उसको सेल कर देंगे, तो वो स्क्रैप वैल्यू है। जब आपका बिल्डिंग खत्म हो गया, उसका लाइफ खत्म हो गया और उसको ब्रेक करके आप फिर बेच रहे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, और इस तरह का कुछ फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, जो कॉस्ट था लगा था उसको बनाने में, माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो उसका स्क्रैप वैल्यू आपको अनुमानित बचेगा, तो स्क्रैप वैल्यू जो बचेगा, ठीक है,
और उसके बाद डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर, कितने उसका जो लाइफ इन ईयर है, मतलब कितना ईयर है क्या बना आपने, मतलब एक अनुमान लगता है ना कि 30 साल के लिए बिल्डिंग बनाया है, 25-35 साल के लिए स्ट्रक्चर बनाया, तो इस तरह से तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए इस इक्वेशन को कि एनुअल डिप्रिसिएशन डी, कैपिटल डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स। मतलब ईयर्स में आपको यहाँ पुट करना है, जैसे 10 साल बोल रहे हैं तो यहाँ 10 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है अ बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर 13 lakhs, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, एज्यूमिंग इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 60 years एज 40,000। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये चीज़ क्या है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या है, जो पुराना डेटा वगैरह होता है उससे हम लोग को अनुमान लगता है। तो इससे आपको पता है कि स्क्रैप वैल्यू जो है इसका 40,000 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी आपने 13 लाख में बनाया, ठीक है, उसका जो स्क्रैप वैल्यू देख रहे हैं आप 40,000, मतलब 60 साल के बाद, मतलब पहले आपने बिल्डिंग तैयार किया, उसके बाद 60 साल के बाद जो बोला जा रहा है उसका स्क्रैप वैल्यू जो है वो 40,000 हो गया है, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो है वो कितना होगा अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करेंगे तो, ठीक है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालिए तो कितना आ जाएगा, जो फॉर्मूला आपने देखा था, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। सर 21,000 आया। 21,000 पर एनम, ये बोलना पड़ेगा आपको कि 21,000 पर एनम। मतलब अगर मान लीजिए ये 2010 में उसका बना, ठीक है, 2010 में उसका है 13 लाख, ठीक है। तो अगर हम पूछे आपसे कि 2012 में कितना होगा तो बताइए कितना होगा इसका वैल्यू। कब बना, 2010 में बना था सर। हाँ 10 में बना, तो 12 में आपसे पूछे हम जी, तो 13 लाख में 42,000 को घटाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि 11 की बात करेंगे, एक साल बाद की बात करेंगे तो आपका 21,000 घटेगा, दूसरे साल बात करेंगे तो 21,000 और घट जाएगा, फिर हम 2015 आपको पूछ देंगे, ऐसे ही आप घटाते चल जाइए 15 तक। तो हर साल आपको इतना घटाना है और फाइनली आपका जो लास्ट में आएगा दैट इज स्क्रैप वैल्यू, जो 40,000 बचेगा। तो 13 लाख का वैल्यू जो है 40,000 बचेगा जब स्क्रैप, जब 60 साल जब चले जाइएगा तब आपको। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ बोलिए सर। 2012 में निकला 12,58,000। हाँ ठीक है, मतलब उसका आपने घटा दिया। तो पर एनम आपको 21,000 घटाना है उस प्रॉपर्टी के टोटल अमाउंट, जो आप टोटल कॉस्ट जो उसको लगा था उसमें से आपको पर एनम एक डेप्रिसिएशन का जो इतना अमाउंट आया है उसको घटाते जाइए, घटाते जाइए, घटाते जाइए। तो ये आपका एक मेथड है जिससे आराम से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ईयर वाइज कांस्टेंट रहेगा वो। चलिए अब एक है जो आपको कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इन दिस मेथड it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्या होगा, जो परसेंटेज है वो क्या होगा आपका घटेगा, एक जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा, उसी परसेंटेज से जो है आपका वैल्यू घटते जाएगा हर साल, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो फॉर्मूला लगाया गया है दैट इज कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन C और उस पर पावर 1/n लिखा हुआ है। तो S आपको दिख रहा है स्क्रैप वैल्यू, C आपको दिख रहा है ओरिजिनल कॉस्ट, H दिख रहा है लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इन द ईयर, ठीक है। और उसके बाद जो आप यहाँ पे P देख पा रहे हैं, सॉरी सी देख पा रहे हो, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया। जो आपको P दिख रहा है वो क्या है, परसेंटेज,
एनुअल डिप्रेशन डिप्रेशन का जो परसेंटेज आप देख रहे हैं वो चीज़ है। तो यहाँ से अगर का आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा एस वाई सी, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इस पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो s जो है दैट इज स्क्रैप वैल्यू, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो है आपको, ये आप जो देखें ये है स्क्रैप वैल्यू, तो ये n ईयर्स के बाद जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा बिल्डिंग का तब का है, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग। सर ऊपर वाले में स्क्रैप वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो वाला जो मेथड बताया अभी? उसमें हम लोग स्क्रैप वैल्यू को मानना है, Assume। assume करेंगे ना, यहाँ भी एज्यूम करेंगे, मतलब आपको अनुमान लगाना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू का। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर का स्क्रैप वैल्यू आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। उस तरह का हम सिमिलर कोई बिल्डिंग देख लेंगे, सिमिलर कोई प्रॉपर्टी देख लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ करके हम लोग कर सकते हैं। सर जैसे इसमें फॉर्मूला से पता चल जा रहा। नहीं नहीं, यहाँ पता नहीं चलेगा ना, यहाँ दिया रहेगा स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन रहेगा। देखिए ना अभी ये जो स्क्रैप वैल्यू है, हाँ ये निकलेगा कैसे, निकालेगा कब, जब आपको परसेंटेज पता रहेगा, जब उसको लाइव पता रहेगा तो स्क्रैप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सर परसेंटेज दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो एस है, जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 ईयर के बाद निकालना है, 1 ईयर के बाद उसका कितना वैल्यू रह जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 ईयर के बाद आपको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर अगर आपको चाहिए तो क्या कीजिएगा बताइए। 1 ईयर के बाद वैल्यू अगर चाहिए तो इसको 1 पुट कर देंगे, ठीक है, C1 माइनस P कर देंगे, समझ में आया। तो ये चीज़ करेंगे। चलिए इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। आइए, यही सेम क्वेश्चन है जो आपका उधर क्वेश्चन था। अब हम लोग को बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लीजिए आप यूजिंग दैट फॉर्मूला। निकालिए तो यहाँ पे एस दिया, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है 13 लाख, एन दिया है 60 ईयर्स, यस सर आगे 0.0564 आ रहा है क्या? यस सर आ गया। ठीक है, तो ये जब आ गया तब आप निकालिए। तो इसको निकालिए तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। निकालिए इसको। सर आया 12,26,680। हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर 11,57,495.248। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये तरीका है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको जब पूछा जाएगा तो आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। तो डेप्रिसिएशन का जो यहाँ पे वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, पर एनम इतना ही होगा। आपको क्या करना होगा, इस तरह से निकालना होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज फिक्स है, वो क्या फिक्स है, क्या फिक्स है? परसेंटेज सर। परसेंटेज कांस्टेंट है, गुड। यहाँ पे आपका फिक्स क्या है, एक परसेंटेज P। ठीक है, क्लियर हुआ ये?
यस सर। यस सर। तो आपको किसी भी ईयर में पूछा जाएगा, मान लीजिए हम आपको 10 साल बाद पूछेंगे तो बताइए तो। सर 7,27,482.7075। वो आएगा। जी सर, 7,70,482। ठीक है, तो आप कभी भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, इन दोनों मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। आपको क्या है, स्क्रैप वैल्यू पता रहना चाहिए, आपको उसका लाइफ पता रहना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स में 2 चीज़ पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट पता होना चाहिए। 3 चीज़ पता रहेगा, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये 2 न्यूमेरिकल है आपका, जो आपको ये 2 स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का है, इसको कर लेंगे। चलिए, इसके बाद जो न्यूमेरिकल है इसको हम लोग अब पीछे पहले आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ने के बाद फिर आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपको जो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, प्लस इसका वैल्यूएशन जो है उसको करना है, रेंट फिक्सेशन करना है, तो इसको बनाने के लिए आपको पहले उधर पढ़ लेना है। चलिए उधर पहले पढ़ लेते हैं रेंट वगैरह के बारे में, तब इस पे आएंगे। ठीक, इसको पहले नहीं ट्राई करने का। चलिए, यस सर। जी सर, कैपिटलाइज वैल्यू। हाँ वो सब पढ़िएगा तब ना, कैपिटलाइज वैल्यू, तब तो इसको बनाएंगे। चलिए तब देखें इसको हम लोग। यस सर। तो आपको तीसरा जो मेथड था दैट इज सिंकिंग फंड मेथड। तो क्या, तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द एनुअल सिंकिंग फंड, ठीक है, प्लस द इंटरेस्ट ऑन द फंड फॉर दैट ईयर। मतलब इस केस में जो डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा वो क्या है, सिंकिंग फंड जो होगा, उस एनुअल जो सिंकिंग फंड आप जमा करते हैं पर एनम, प्लस जो उसका इंटरेस्ट लगेगा उस साल में वो हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या है, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस केस में, जब आप लोग सिंकिंग फंड मेथड की बात करेंगे। तो जो सिंकिंग फंड, एनुअल सिंकिंग फंड है, प्लस उस ईयर का जितना उसमें इंटरेस्ट होगा वो जोड़ दीजिए, उतना डेप्रिसिएशन मान लेंगे। ठीक है, विच इज सपोज टू बी इन्वेस्टेड ऑन इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट करते हैं सिंकिंग फंड को, इंस्टॉलमेंट की तरफ भरते हैं, वो चीज। ठीक है, ये कर सकते हैं। दिस मेथड is based on a well established principle of compound interest, but it does not take into consideration the consumption of usefulness of the property। ठीक है, तो इसमें आपको यूजफुलनेस ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसका कंसिडरेशन नहीं किया जा रहा है। इस मेथड में सिंपली क्या हो रहा है, जो आपका सिंकिंग फंड का वैल्यू आया है उस साल के लिए, उसमें आपने इंटरेस्ट को बढ़ाया। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, समझे, तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें मिलेगा। हाँ, तो उसको इसमें आपको फिर ऐड करना है, कितना ब्याज भी उसमें ऐड कर दिया। तो सिंकिंग फंड में ब्याज को ऐड कर दीजिए, बाकी जो आया आपका टोटल वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ये होगा। इसके अलावा एक और देखिएगा, क्वांटिटी सर्वे मेथड। ठीक है, तो क्वांटिटी सर्वे मेथड क्या है, इसमें देखिए द प्रॉपर्टी इज स्टडीड इन डिटेल, ठीक है, एंड लॉस इन वैल्यू owing to the physical deterioration is workout। मतलब उस बिल्डिंग को पूरे अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में कि क्या टूटा। जैसे मान लीजिए आपका अपार्टमेंट है, कहीं खिड़की टूट गया, कहीं दरवाजा टूट गया, कहीं आपका जो सैनिटेशन है, प्लम्बिंग का है वो टूट गया, ये टूट गया, कहीं फर्श टूट गया, प्लास्टरिंग खराब हो गया, तो आप उस बिल्डिंग को स्टडी करेंगे कि आपका एक्चुअली में लॉस क्या हुआ है, प्लस आपको उतना कितना खर्च लगेगा उसको। तो आपको फिजिकल डेटोरिएशन जो हुआ, जो टूट फूट हुआ है, उससे आपको क्या है, प्रॉपर्टी का डिटेल करके लॉस निकालना पड़ेगा। और द अमाउंट स्पेंड और टू बी स्पेंड टू मॉडर्नाइज सो एज टू ऑफसेट ऑब्सोलेसेंस इज वर्क आउट एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। और हो सकता है कि कभी बिल्डिंग आपका जो आउट ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाए, आउट ऑफ मतलब डेट हो जाए जो स्ट्रक्चर उसका है, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो पैसा लगेगा उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जो लॉस हो गया उसको ऐड करिए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी सर्वे करके आपको निकालना होगा, हर चीज़ का क्वांटिटी देखना पड़ेगा कि कितना हमारा लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन फिक्स करना होगा।
मतलब जितना लॉस होगा एक्चुअली, ठीक है, कि आपको लगा कि नहीं इसको हमको 20,000 30,000 रुपया इस साल हमको लगेगा इसको ठीक कराने में, तो 30,000 आपका उस साल का डेप्रिसिएशन हो गया। ये हो सकता है अगले साल कुछ और होगा, अगले साल मान लीजिए टूट फूट नहीं हुआ, 10,000 ही लगा, तो डेप्रिसिएशन इस केस में क्या होगा, वेरिएबल होगा एक तरह से, प्लस आपका क्या होगा, जो डैमेज देख रहे हैं आप उसको ओवरकम करने में कितना पैसा लगा वो देख लिए। और हो सकता है कि कभी कभी आपको कि आप आउट ऑफ फैशन जा रहे हैं, मान लीजिए आपका बिल्डिंग का वैल्यू धीरे धीरे गिर रहा है, तो आपको उसको मॉडर्न करने में, मान लीजिए टाइल्स नहीं लगा हुआ था, प्लास्टर किया तो टाइल्स लगाए, पूरा ये कराए वो कराए, तो पूरा उसको चमका दिया हमने, तो उसको करने में जो खर्च लगेगा फिर वो डिप्रिसिएशन में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वांटिटी सर्वे मेथड में ये काम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल आपको वही दो पे पूछा जाएगा जो आपने देखा, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। यस। अब आइए, अब बोला जा रहा है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो गया आपका, वो देखिए, द टर्म कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ मनी whose annual interest at highest prevailing rate of interest commensurate with the type of property under reference will be equal to the net income arising from such property। ये तो क्या है, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप बोल रहे हैं, इससे आप, इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट इनकम आपको मिलता है, नेट इनकम जो आपको मिलता है किसी भी प्रॉपर्टी से, उसमें क्या है, नेट इनकम मतलब क्या हुआ, जो ग्रॉस इनकम है, ठीक है, ग्रॉस, जैसे आपने अपार्टमेंट आपने रेंट पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया, तो वहाँ पे क्या है कि जो आपको पूरा पैसा आया रेंट से, पूरा ग्रॉस इनकम आप देख रहे हैं, प्लस आप उसमें माइनस उसको क्या करेंगे, ग्रॉस इनकम में क्या करेंगे, आउटगोइंग को घटाएंगे, ठीक है। तो आउटगोइंग को घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपका कैपिटलाइज वैल्यू हो गया, वो आपका वैल्यू हो गया कैपिटलाइज वैल्यू उस समय के लिए। जैसे ग्रॉस इनकम मान लीजिए आप साल भर में देख रहे हैं कितना हुआ, तो आपने आउटगोइंग भी देखा कि आउटगोइंग कितना हुआ, तो आउटगोइंग क्या हो सकता है, उसको रिपेयर कराने में कितना खर्च रिपेयर, हाँ, जितना आपका जो है, जो भी आपका गया है ग्रॉस इनकम में से, उसको आउटगोइंग में आप जोड़ के घटाएंगे, ठीक है, वो आपका नेट इनकम बन जाएगा। तो नेट इनकम जो है वही एक्चुअली क्या है, आपका कैपिटलाइज वैल्यू है। तो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू फॉलोइंग डेटा इज रिक्वायर्ड, द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग फ्रॉम द ग्रॉस इनकम, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपका कैपिटलाइज वैल्यू के लिए चाहिए, वो चाहिए आपका इंटरेस्ट। तो नेट वैल्यू, नेट इनकम जो आया उस पर क्या है आपका, द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला आपको बनेगा, तो उससे हम लोग इसको निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू को। तो बेसिकली ये क्या है आपका, जो अमाउंट ऑफ मनी है जो आपको सब आउटगोइंग को निकालने के बाद, ठीक है, विथ इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, एक तरह से समझिए वो चीज़ हो गया ना, कि आपको इंटरेस्ट वगैरह जो आउटगोइंग वगैरह घटा दिया हमने, और उसके बाद जो आपको बचा नेट इनकम जो अराइज हुआ उस प्रॉपर्टी से, उसको हम लोग बोल रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू, ठीक है। यस सर। इसका अगर बोलिएगा कि किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, द रेट ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ease of liquidity of the asset, divisibility of holding, presence of rent review clause, ease of management and transfer, likelihood of capital gain, use of property, security of capital, ठीक है, presence of legal hazards। तो ये सब उसका क्या है, फैक्टर्स है जिस पे आपको कैपिटलाइजेशन डिपेंड करेगा कि किस तरह का वहाँ पे जो है आपको यूज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, उसमें लीगल हजार्ड्स क्या है, तो ये सब चीज़। ग्रॉस इनकम क्या है, इट इज द टोटल इनकम विच इंक्लूड ऑल रेसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो आपको ग्रॉस इनकम हो गया। आउटगोइंग्स क्या है, दीज आर द एक्सपेंसेज विच आर टू बी incurred in connection with the property to maintain the revenue from it. Outgoing are generally 30% of gross income। तो ये आपको दिख रहा होगा।
इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। नेट इनकम क्या हुआ, जो आपका ग्रॉस में से आपने आउटगोइंग को घटा दिया तो आपका नेट इनकम बच गया। ठीक है, इट इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग फ्रॉम ग्रॉस इनकम। ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज की बात करें, ईयर्स परचेज क्या है, देखिए इट इज द फिगर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय नेट इनकम गिव्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो यही बात हो रही थी, जो नेट इनकम है उसमें क्या है, आपको सर्टेन परसेंटेज जो है, जो इंटरेस्ट रेट, जो हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो आपका ईयर्स परचेज है। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो नेट इनकम, ठीक है, इनटू आप क्या कीजिएगा, ईयर्स परचेज को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब वाईपी को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, नेट इनकम इनटू वाईपी करना होगा, ईयर्स परचेज। इट इज द फिगर which when multiplied by the net income gives the capitalized value of a property on the material date of valuation। ठीक है, तो YP is the capital sum required to be invested in order to receive an annuity of Rs 100 at certain rate of interest। तो बेसिकली इसको अगर आप फॉर्मुलेट करिएगा तो ये इस तरह का चीज देगा आपको, 100 अपॉन आई, इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इसको डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए जैसे एग्जांपल आपको यहाँ दिखाएगा, वेयर आई इज द इंटरेस्ट इन डेसिमल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ऑन कैपिटल इज 5%, तो आप उसको 100 अपॉन 5 कर देंगे। ठीक है, मतलब वाईपी क्या हो गया आपको 1 बाई i%, तो i% को हटा देंगे, 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे i लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज करेंगे तो हमारा वाईपी निकल जाएगा। तो वाईपी अगर निकल जाएगा तो हम कैपिटलाइज वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो कि नेट इनकम इनटू वाईपी कर देंगे। ठीक है, समझे इस बात को? यस सर, यस यस सर। सर। इसका यूज आपको होगा जब अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है ना, अभी तो नेक्स्ट क्लास भी होगा आपका। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको और फर्दर देखेंगे, और आपका 1-2 सेशन में ये खत्म भी हो जाएगा आपका ये जो यूनिट है। तो ये है कि आप लोग बेसिकली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, प्लस ऐसा कि आप लिख पाएंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे, इतना आप जरूर कर लीजिए। ठीक, यस सर। चलिए तो यस सर। इस सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है।